Hey everyone, welcome to Uttam Shiksha Law YouTube channel. In this video, we are going to discuss about law of tort. This is the first video of law of tort. So let's start the video. What is tort? What is tort? तो जो tort वर्ड है, tort जो टर्म है, वो किससे डिराइव हुआ है? किससे डिराइव हुआ है? लैटिन टर्म टॉर्टम से। जो टॉर्ट वर्ड है, टॉर्ट टर्म है, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन टर्म टॉर्टम से, which means to twist or enact which is not lawful, an act which is not lawful or any wrongful act, जो हमने क्या कहा, जो टॉर्ट है, टॉर्ट टर्म है, वो डिराइव हुआ है एक लैटिन टर्म टॉर्टम से, जिसका मीन होता है टू ट्विस्ट और एन एक्ट विच इज नॉट लॉफुल और एनी रॉन्गफुल एक्ट। अब जो रॉन्ग होते हैं दो टाइप्स के, पहला सिविल रॉन्ग और दूसरा क्रिमिनल रॉन्ग। अब क्रिमिनल रॉन्ग में क्या क्या आता है? क्रिमिनल रॉन्ग में क्या क्या आता है? आपने किसी का मर्डर कर दिया तो वो क्या है? क्रिमिनल रॉन्ग है। किसी को धमकाया, डराया, ये सब क्या है? थेफ्ट, यानी कि ये एक क्रिमिनल रॉन्ग है। रॉबरी, ये भी एक क्रिमिनल रॉन्ग है। तो इस टाइप के जो मर्डर है, डराना, धमकाना, इस टाइप के जो भी क्राइम है, सब क्रिमिनल रॉन्ग है। पर सिविल रॉन्ग में क्या आता है? सिविल रॉन्ग में जैसे ये किसी पर्सन का घर है, ये कोई पर्सन ए आए और ये मान लिया पर्सन बी का घर है, ये वहाँ से आए और सीधे अंदर चलते चले गए और बी की परमिशन भी नहीं ली, तो क्या होगा? ये भी एक रॉन्ग है, क्योंकि परमिशन लेनी तो जरूरी थी। दूसरा, ये एक पर्सन ए है, रास्ते पे जा रहे थे और ये बी भाई साहब इधर से आ रहे थे, ये जब यहाँ से निकले तो इनके मुंह पे थूक दिया फालतू में, तो क्या है? ये भी एक सिविल रॉन्ग है। उसी तरह से अगर ये कोई लड़की है और ये महाशय हैं, ठीक है, ये इनके पास 4 कुत्ते हैं, इन्होंने फालतू में ही इसके पीछे अपने सारे कुत्ते छोड़ दिए, तो क्या है? ये भी एक सिविल रॉन्ग है। तो ये भी एक सिविल रॉन्ग है। और अगर और भी एग्जाम्पल देखना जाए तो ट्रेसपास का क्या मतलब होता है? ट्रेसपास का मतलब होता है अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अब अनलॉफुल इंटरफेरेंस किस किस तरह से हो सकता है? पहले पर्सन टू पर्सन, दूसरा किसी पर्सन की रेपुटेशन में अनलॉफुल इंटरफेरेंस किया जा सकता है, रेपुटेशन में। दूसरा, किसी पर्सन की लैंड में अनलॉफुली इंटरफेरेंस किया जा सकता है। तो ये क्या है?
ट्रेसपास टू पर्सन, ये क्या है ट्रेसपास टू रेपुटेशन, ये क्या है ट्रेसपास टू लैंड। ठीक है, ये कैसे किया जा सकता है, ये कैसे किया जा सकता है, मैंने भी एग्जांपल दिया। आप रास्ते में जा रहे थे, आपके मुंह पे किसी ने थूक दिया, ये ट्रेसपास टू पर्सन हो गया। आपको किसी ने धक्का दे दिया, आप रास्ते में जा रहे थे, आपको किसी ने धक्का दे दिया, ट्रेसपास टू पर्सन। आप किसी चेयर पे बैठने वाले थे, पीछे से किसी व्यक्ति ने आकर वो चेयर ही हटा दी, वो चेयर ही हटा दी और आप गिर गए, तो वहां पे भी क्या हो गया ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू रेपुटेशन मीन्स, ट्रेसपास टू रेपुटेशन मीन्स किसी को आपने गालियां दी, ट्रेसपास टू रेपुटेशन। और कोई पर्सन है, आपने उसको रेपुटेशन को गिराने के लिए आपने उसको क्या किया, झूठा मुकदमा कर दिया कोर्ट में उसके अगेंस्ट, तो वहां पे क्या है ट्रेसपास टू रेपुटेशन है। ट्रेसपास टू लैंड मीन्स आप किसी के लैंड में अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हैं, तो वहां पे क्या होता है ट्रेसपास टू लैंड हो जाता है। तो आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नोट्स में क्या है। द वर्ड tort has been derived from a Latin term tortum, which means to twist, a conduct which is not straight or lawful, but other hand twisted or crooked, जो भी एक्ट है। It is equivalent to English term wrong. The law of tort consists of various torts of or wrongful acts whereby a wrongdoer violates some legal rights vested in the another person. जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वहां पे रॉन्गडूअर क्या कर रहा होता है, किसी अदर पर्सन के लीगल राइट्स का वायलेशन अगर हो रहा है किसी रॉन्गडूअर के द्वारा, तो वहां पे क्या होता है टॉर्ट भी कमिट होता है। डेफिनेशंस ऑफ टॉर्ट क्या आप करेंगे हम, डेफिनेशंस ऑफ टॉर्ट। जो पहली डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज M में दे रखा है इसको। तो इसने क्या बोला, इट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए हमने क्या कहा, टॉर्ट क्या है, जो टॉर्ट है हमने कहा वो एक सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। बट सिविल रॉन्ग में तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है, आ जाता है। तो लिमिटेशन एक्ट ने क्या कहा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, बट वो ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जैसा है। मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट में नहीं आएगा, उसका स्टडी हम टॉर्ट में नहीं करेंगे, और ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है वो भी टॉर्ट में नहीं आएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर ये कोई पर्सन, दो पर्सन हैं ए और बी, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बट सपोज बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स को नहीं फॉलो किया या फिर अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं पूरा किया, तो वहां पे क्या होता है, बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसे केसेस को हम इस टॉर्ट में नहीं डील करेंगे। फिर जो दूसरी डेफिनेशन है वो किसने दी है, सालमन ने। दूसरी डेफिनेशन किसने दी है, सालमन ने दी है।
और इन्होंने क्या बोला है, इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर merely equitable obligations। कहा क्या उन्होंने, पहले तो उन्होंने कहा कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, सही बात। फिर उन्होंने कहा which for which the remedy is a common law action for unliquidated damages। पहली बात तो कॉमन लॉ, क्योंकि ये इंग्लैंड से थे, कहाँ से थे, इंग्लैंड से थे, तो इंग्लैंड में कॉमन लॉ बोला जाता है वहाँ के लॉ को। तो इन्होंने वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग टॉर्ट की डिफिनेशन दी, ठीक है। तो वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग टॉर्ट की डिफिनेशन दी और वहाँ पे इन्होंने क्या बोली है, डिफिनेशन में कॉमन लॉ बोला। दूसरा, रेमेडी क्या होता है, रेमेडी क्या होता है, रेमेडी पहली बात तो ये दी किसको जाती है, टू होम, ये दी जाती है एग्रीव्ड पर्सन को, किसको, एग्रीव्ड पर्सन को। एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, एग्रीव्ड पर्सन होता है पार्टी who suffers harm। एग्रीड पर्सन कौन होता है, जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ हो और वो हार्म से सफर कर रहा हो, ठीक है। अब एग्रीड पार्टी जो है वो क्या करेगी, केस फाइल करेगी, कहाँ पे, कोर्ट में, फाइल्स अ केस अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, ठीक है। अब जिसने ये केस फाइल किया है वो हमारा क्या बन जाता है, वो प्लेंटिफ। जो केस फाइल करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ, ठीक है। और प्लेंटिफ ये केस कहाँ पे फाइल करेगा, जी आप कहेंगे कोर्ट में, बिल्कुल सही। प्लेंटिफ ये केस कोर्ट में फाइल किया करेगा। अब इसने, प्लेंटिफ ने जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है उसे हम क्या कहेंगे, डिफेंडेंट। क्या कहेंगे, डिफेंडेंट। तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लेंटिफ है वो कहाँ पे केस फाइल करेगा, कोर्ट में फाइल करेगा। तो अब कोर्ट क्या करेगा, इस प्लेंटिफ को रेमेडीज देगा। कोर्ट क्या करेगा, इस प्लेंटिफ को वो रेमेडीज देगा, है ना, वो रेमेडीज देगा। रेमेडीज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उपचार या उपाय या फिर निदान, और ये किसको दी जाती है, प्लेंटिफ को दिया गया, ठीक है। अब ये रेमेडीज कितने टाइप्स की हो सकती हैं जी, ये रेमेडीज हो सकती हैं दो टाइप्स की, एक तो जुडिशियल, ठीक है, और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल मजेदार है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कौन सी रेमेडीज होती हैं, एग्रीव्ड पार्टी कैन टेक लॉ इन हिज ओन हैंड्स, कैन यूज ओन पावर अगेंस्ट
रॉन्ग डूअर। मतलब अगर कोई पर्सन ए है, ये मान लीजिए कि बी का घर है, यहाँ से कोई एक पर्सन इसके घर में बिना बी की परमिशन के इंटर कर जाता है और यहाँ पे आराम से सोफे पे बैठा हुआ है। बी आया, उसने देखा और उसने सोचा कि मैंने तो उसको परमिशन दी ही नहीं, आके बैठ गया। तो अब बी यहाँ पे क्या करेगा? बी क्या करेगा कि भाई साहब मैं कोर्ट जा रहा हूँ और रेमेडी लेके आता हूँ, ऐसा नहीं करेगा। या फिर क्या करेगा, मैं पुलिस का आने का इंतज़ार करता हूँ, इसके भी चांसेस कम है। तो ये क्या करेगा, इसको तुरंत जाने को कहेगा या धक्के मार के निकाल देगा। बट हमने तो क्या पढ़ा है कि किसी को धक्के मारना, यूज़ ऑफ फोर्स, वो टॉर्ट के अंदर क्रिमिनल रॉन्ग है। बट यहाँ पे ये रेमेडी है कि अगर पर्सन ए बी के घर में बिना उसकी अनुमति के गया है तो बी क्या कर सकता है, यूज़ ऑफ फोर्स कर सकता है, फोर्स का यूज़ कर सकता है किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, उसको धक्के मार के घर से निकाल सकता है। तो ये इस टाइप के जो सेल्फ, या हम कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस में जो भी एक्ट इन्होंने किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। दूसरा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी क्या होती हैं, ये प्रोवाइडेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा या फिर कह लीजिए प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, इन्हें कोर्ट प्रोवाइड करता है। टॉपिक से हम भटक चुके हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। तो हमें रेमेडीज पता चल गया क्या होता है। तो इन्होंने कहा टॉर्ट सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कॉमन लॉ में रेमेडीज अवेलेबल हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में। ये डैमेजेस क्या होते हैं ये भी हमें डिस्कस, जो ये डैमेजेस अनलिक्विडेटेड या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली, इसके बाद उन्होंने लिमिटेशन एक्ट वाली ही डिफिनेशन आगे दे दी, विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन किसने दी है, विनफील्ड ने दी है। नेक्स्ट डिफिनेशन विनफील्ड ने दी है, टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी primarily fixed by law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. देखिए टॉर्टियस लायबिलिटी कहाँ से अराइज होती है, इन्होंने क्या कहा, विनफील्ड ने कहा कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी से। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी कैसी, जिसको लॉ ने फिक्स कर रखा है, जिसको लॉ ने फिक्स कर रखा है। अब लॉ ने क्या फिक्स कर रखा है, लॉ ने कहा है कि जब भी ड्राइव करनी है तो हेलमेट लगा के चलना है, जब भी ड्राइव करनी है हेलमेट लगा के चलना है। बट अपने हेलमेट नहीं लगा और ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, टॉर्टियस लायबिलिटी आई है। ठीक है, नेक्स्ट, tort is a civil wrong, but every civil wrong is not a tort. There are other civil wrongs also, the important of which are breach of contract, breach of trust. Tort is a breach of duty, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव अदर स्लाइड। डैमेजेस कितने टाइप के हो सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस प्री डिटरमाइंड डैमेजेस होते हैं, ठीक है, जो पहले से ही तय होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अनप्री डिटरमाइंड होते हैं। लिक्विडेटेड प्री डिटरमाइंड होते हैं, अनलिक्विडेटेड अनप्री डिटरमाइंड डैमेजेस होते हैं। और जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा आपने, ये नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देख लीजिए। और जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं
वो कहाँ पे मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, टॉर्ट में मिलते हैं। डैमेजेस आर प्री डिसाइडेड बाय द पार्टीज, कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में, या कह लीजिए लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं ये, ठीक है। जहाँ पे डैमेजेस प्री डिटरमाइन होते हैं या प्री डिसाइडेड होते हैं बाय द पार्टीज, यहाँ पे बाय द पार्टीज, यानी कि अगर कोई दो पार्टीज हैं, कोई दो पार्टीज हैं ए और बी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर रखा है दोनों ने कि अगर जो भी पार्टी, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, अगर कोई भी ब्रीच करता है या इस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जो टर्म्स हैं या ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। और तो वहाँ पे अदर पार्टी को 50K का जो कंपनसेशन है या 50K देने होंगे, ठीक है। अगर बी करता है ब्रीच तो ये बी ए को देगा, अगर ए करता है तो ए बी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी डिसाइड करती हैं और यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है डैमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ टॉर्ट। नेचर ऑफ टॉर्ट, तो नेचर ऑफ टॉर्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ टॉर्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली हेडिंग होगी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, और इसमें हम टॉर्ट और क्राइम को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, ठीक है। पहला, टॉर्ट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, टॉर्ट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। प्लेंटिफ कौन होता है, अभी बताया था, हु ब्रिंग्स अ सूट इन कोर्ट। डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके खिलाफ कोर्ट प्लेंटिफ केस करता है, वो डिफेंसिस केस, ठीक है। और जो क्राइम होता है वहाँ पे एक्यूज्ड होते हैं और विक्टिम या फिर स्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है टॉर्ट में अवॉर्डेड डैमेजेस और कंपनसेशन। टॉर्ट में कंपनसेशन या फिर डैमेजेस दिए जाते हैं और क्राइम में पनिशमेंट दी जाती है। टॉर्ट लेस सीरियस रॉन्ग्स होते हैं और क्राइम मोर सीरियस रॉन्ग होते हैं। इसमें टॉर्ट में सिविल रॉन्ग्स होते हैं और क्राइम में क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं। टॉर्ट प्राइवेट रॉन्ग है और क्राइम पब्लिक रॉन्ग है। पब्लिक रॉन्ग है, पब्लिक रॉन्ग कैसे, ये पब्लिक इन जनरल में हो जाते हैं, ठीक है, जो भी क्राइम्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम जो करेंगे वो होगी टॉर्ट इज अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हम टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, ये हम समझ चुके हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। टॉर्ट में ड्यूटी इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्ट में ड्यूटीज क्या होती हैं, लॉ के द्वारा फिक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज फिक्स्ड बाय इंडिविजुअल देमसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज जो होती हैं वो इंडिविजुअल फिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। टॉर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगली हेडिंग। तो इसमें भी क्या करते हैं, टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। ये एक डिफरेंस इसको दिखा देंगे। टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट इज एन अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड मीन्स अगर हम देखें आईपीसी, सीआरपीसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पे हम सब में देखें तो क्या है, प्रॉपर बेयर एक्ट्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे सेक्शंस दे रखे होते हैं, किस सेक्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये कोडिफाइड होते हैं, ये फिर ये सारे लॉ कोडिफाइड हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट, जो टॉर्ट है,
बट जो टॉर्ट है वो एक अनकोडिफाइड लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ टॉर्ट। मतलब अगर आपको कोर्ट में किसी के अगेंस्ट केस करना है टॉर्ट का, तो आपको ये दो इसेंशियल्स प्रूफ करने होंगे कोर्ट में। तो पहला क्या है? पहला है एन एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट। दूसरा लीगल डैमेजेस टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को कुछ लीगल डैमेजेस हुए हों और डिफेंडेंट के द्वारा कोई एक्ट और ओमिशन किया गया हो, तो वहां पे हम क्या है केस कर सकते हैं। एक्ट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन डू समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ कॉल्ड एक्ट। कुछ ऐसा एक्ट करना जिसको लॉ ने मना किया है करने को, तो वहां उसे हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। जैसे गो टू अदर्स होम विदाउट हिज कंसेंट, बिना कि जिसका घर है उसकी परमिशन लिए आप उसके घर के अंदर चले जाते हो। ठीक है, तो वहां पे आपने टॉर्ट कमिट किया है। दूसरा है ओमिशन, नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग और omit to do something which is made by law compulsory। आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो, आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसको लॉ ने करने को कहा है। आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसको लॉ कह रहा है कि तुम करो। जैसे बाइक पे जब भी चलना हेलमेट लगा के चलना, और कार से जब भी चलना तो क्या सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, बट ना ही आपने हेलमेट लगाया है। और अगर फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं आपके पास। लॉ ने कहा है कि आप सीट बेल्ट लगाओ, लॉ ने कहा है कि आप हेलमेट पहनो, तो वहां पे आपने क्या किया है? लॉ कुछ कह रहा है करने को, आप नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आपने ओमिशन किया है। जैसे ड्राइविंग बाइक विदाउट हेलमेट। ओके, दूसरा इसेंशियल है लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव, प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा देयर हैज बीन अ लीगल डैमेज कॉज्ड टू हिम। इन अदर वर्ड इट हैज गॉट टू बी प्रूव्ड दैट देयर वाज अ रॉन्गफुल एक्ट, an act or omission causing breach of legal duty। पर्सन जो भी टॉर्ट का केस करना चाह रहा है उसे ये प्रूव करना होगा कि उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हुई है वहां पे। ठीक है, तो वो क्या होगा? टॉर्ट वहां पे कमिट हो रहा होगा। ये लीगल डैमेजेस हुए हैं, इसे प्रूफ करना होगा कोर्ट में। तो ये दो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब लीगल डैमेजेस दो टाइप्स के हो सकते हैं। लीगल डैमेजेस दो टाइप से हो सकते हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला है इंजूरिया साइन डैमनो। पहला क्या है? इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया का मीन्स infringement of legal right, sign means without, damno means damage, यानी कि infringement of legal right without damage, infringement of legal right without damage। ठीक है, injuria sign damno means violation of legal right without causing any harm, loss or damage to the plaintiff, the tort would be constituted in this case। जो भी इंजूरिया साइन डैमनो है यहाँ पे टॉर्ट हमेशा कमिट होता है। चलिए इसको केस लॉस पढ़ते हैं, इसमें बहुत ही मस्त केस है। पहला है एसबी वर्सेस व्हाइट। इन दिस केस द प्लेंटिफ सक्सीडेड, in this case the plaintiff succeeded in his action even though
The defendant's act did not cause any damage. The plaintiff was qualified voter at the parliamentary election, but the defendant as the returning officer wrongfully refused to take plaintiff's vote. No loss was suffered by such a recusal because candidate was who he wanted to vote won the election in spite of. देखिए होता क्या है, ये कोई पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। बी क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आरओ होता है, ठीक है। ए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वोट डालने के लिए जाते हैं। आरओ जो है ये रॉन्गफुली इसको रिफ्यूज कर देता है वोट डालने से, इसको मना कर दिया जाता है वोट डालने से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, उसको वोट डालने का अधिकार है, उसको वोट डालने का अधिकार है। आपने मिस्टर बी ने उसको नहीं डालने दिया, उसको नहीं डालने दिया। बट जो पर्सन ए है, ये जो कैंडिडेट सी है, इनको वोट देना चाह रहे थे, ये वॉन जीत जाते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते हैं। तो क्या हुआ, कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ, किसी को डैमेज नहीं हुआ है। बट ए का वायलेशन ऑफ या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट या फिर कहते हैं लीगल ड्यूटी हुआ है, ठीक है। तो ए ने केस किया था, ठीक है, और यहाँ पे जो बी है, इट वॉज हेल्ड डिफेंडेंट वॉज लाइबल, यहाँ पे बी को लाइबल माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ Jammu and Kashmir. In this case, the petitioner, an MLA, member of Parliament of J&K Assembly, was wrongfully detained by the police while he was going to attend the assembly session. He was not produced before the magistrate within a requisite period. As a consequence of this, the member was deprived of his constitutional right to attend to assembly session. There was also violation of fundamental right. There was also a violation of fundamental right, personal liberty guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution by the time the petition was decided by the Supreme Court. भीम सिंह को रिलीफ मिला, ठीक है, और 50,000 का कंपनसेशन भी दिया गया। 50,000 का भीम सिंह को कंपनसेशन दिया गया, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था। हुआ था क्या इस केस में, भीम सिंह क्या थे, एक एमएलए थे, ठीक है। इनको पुलिस ने ये रॉन्गफुली डिटेन करके रखा हुआ था। ये एक पार्लियामेंट असेंबली में जा रहे थे, बट पुलिस ने इनको डिटेन करके रखा हुआ था। बट होना ये था कि 24 घंटे से पहले इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना था पुलिस को, बट पुलिस ने ऐसा नहीं किया और इस डिटेंशन की वजह से जो भीम सिंह है वो पार्लियामेंट असेंबली में भी नहीं पहुंच पाए, ठीक है। इनको कोई डैमेजेस नहीं हुए, बट इनके लीगल राइट्स जो है इन्फ्रिंज हुए, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है।
लीगल राइट्स का जो वायलेशन हुआ था, वायलेशन हुआ और इसमें इनको 50,000 का कंपनसेशन भी दिया गया था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डमनम साइन इंजूरिया। डमनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट, injuria means infringement of legal right. It means damage without infringement of legal right or damage which is not coupled with an unauthorized interference with the plaintiff's lawful right causing of damage, however substantial, of another person is not actionable in law unless there is also violation of legal right of the plaintiff. चलिए इसको एक केस लॉ से समझते हैं। चलिए इसको एक केस लॉ से समझते हैं। पहला क्या है? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। There the defendant, a schoolmaster, set a rival school to that of plaintiffs because of competition. The plaintiff had to reduce their fees from 40 pence to 12 pence per scholar per quarter. It was held that the plaintiff had no remedy. Plaintiff had no remedy for the loss of suffered by them. हुआ क्या? मान लिया ये एक एरिया है, कोई ये एक एरिया है, यहाँ पे मिस्टर ए का एक स्कूल था, बहुत सारे बच्चे थे इनके स्कूल में, ठीक है। अब ये रोड थी। अब क्या किया इन्होंने, मिस्टर बी ने ये स्कूल खोल लिया अपना, ये मिस्टर बी ने अपने स्कूल खोल लिया और क्या किया, जितनी इनकी फीस थी, मान लिया अगर 5,000 थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्कूल की फीस 3,000 रख दी, 3,000 रख दी। अब क्या हुआ, बच्चे यहाँ पे जाना शुरू हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, इनको भी अपनी फ़ी कम करनी पड़ी, जो भी किया हो XYZ, ठीक है। तो इन्होंने भी अपनी फ़ी कम की है। अब यहाँ इनको डैमेज तो हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है। तो ये क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे इनको कोई भी रेमेडी कोर्ट से नहीं मिल सकती। अकॉर्डिंग टू हैंगफोर्ड, इन्होंने क्या कहा है, मे बी एब्सक्यू इंजूरिया as if I have a mill and my neighbor builds another mill whereby the profit of my mill is diminished. I shall have no action against him although I am damaged by if a miller disturbs the water from going to the mill or does any nuisance or like short, I shall have such action as the law given. So I hope आप समझ गए होंगे। Let's move next slide. अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल डिफेंसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस, जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं? When the plaintiff brings an action against the defender for a particular tort, जब कोई प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करता है, क्या करता है? केस फाइल करता है, प्रोवाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल इसेंशियल ऑफ टॉर्ट। वहाँ पे सारे जो टॉर्ट के मैंने इसेंशियल बताए हैं, कौन कौन से? एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन, ठीक है, और लीगल डैमेजेस,
लीगल डैमेजेस, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक, यानी कि टॉर्ट कमिट हुआ है, द डिफेंडेंट वुड बी लायबल फॉर द सेम, जो डिफेंडेंट है और वो इस एक्ट के लिए लायबल हुआ हो, तो क्या होगा यहाँ पे, द डिफेंडेंट में हाउएवर इवन इन सच अ केस अवॉइड हिज लायबिलिटी बाय टेकिंग प्ली ऑफ सम डिफेंसेस। अब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो क्या कर सकता है, अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, किसकी प्ली ले सकता है, जनरल डिफेंसेस की प्ली ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल द जनरल डिफेंस ऑफ कंसेंट, हम कहते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को हम डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहते हैं, ठीक है। द जनरल डिफेंसेस ऑफ कंसेंट में बी टेकन वेदर द एक्शन इज फॉर ट्रेसपास, डिफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, सम अदर नॉन, ठीक है। अब जनरल डिफेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, 8 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, स्टेटरी अथॉरिटी। चलिए एक एक को ध्यान से देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहली है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, बहुत ही मस्त डिफेंस है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज प्लेंटिफ consents to infliction of some harm upon himself, यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेंटिफ है जिसने केस किया है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसने क्या है, कंसेंट दी होती है, कंसेंट अपनी दे रखी होती है, किसके लिए, हार्म, सम हार्म, मतलब कि खुद के ऊपर कंसेंट, सहमति दे रखी होती है प्लेंटिफ ने कि मुझे हार्म होगा, ठीक। When a person consents to inflict of some harm upon himself, he has no remedy for that in the tort। इस स्थिति में क्या है, प्लेंटिफ के पास कोई भी रेमेडी नहीं होती है, ठीक है। इन केस द प्लेंटिफ वॉलेंटरी एग्रीज टू सफर हार्म, ही हैज नो अलाउड टू कंप्लेन फॉर दैट हिज कंसेंट सर्व एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम। यहाँ पे क्या होता है, अगर अपने ऊपर हार्म होने के लिए किसी ने कंसेंट दे रखी है और उसको हार्म हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम केस नहीं फाइल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है ए, ये एक पर्सन है बी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपने सर पर एप्पल रखा, ठीक है, और बी से कहता है कि निशाना लगाओ, बी से कहता है कि निशाना लगाओ, हालांकि ये शार्प शूटर है, मतलब बहुत अच्छा शूटर है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया, ए ने कंसेंट दे रखी है, ए को पता है अगर थोड़ा इधर से उधर हुआ तो खोपड़ी गायब, लेकिन फिर भी वो अपने सर पर एप्पल रख रखा है और बी ने निशाना लगाया, बट गलती से, बाई चांस, मान लो गलती से उसके कंधे को छूकर चले गई, उसको हार्म हुआ, लेकिन क्या अब ए बी के अगेंस्ट केस कर सकता है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ उसने क्या कर रखा था, कंसेंट दे रखी थी। बाई चांस अगर केस कर भी देता है बी के ऊपर ए, तो क्या करेगा, बी डिफेंस ले सकता है, किसका, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का। समझ गए होंगे। कंसेंट कौन से प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार से, एक्सप्रेस कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस क्या होता है, जो ओरल और रिटन होते हैं कि कंसेंट दी जाती है, और इम्प्लाइड मतलब बाय द कंडक्ट और डूइंग एन एक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एक केस लॉ है, पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका, पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका। बहुत ही मजेदार केस है। इसमें क्या होता है, ये एक पेट्रोल टंकी होती है, क्या होती है, पेट्रोल टंकी होती है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर अपनी कार लेके यहाँ पे आता है, अपनी कार लेके यहाँ पे आता है, ठीक है। क्या, टैंक फुल कराने, टैंक फुल करा लिया इसने। अब यहाँ पे दो पर्सन होते हैं, इन्होंने क्या कहा, इस कार में लिफ्ट ली, इन्होंने कहा लिफ्ट ली। बट जैसे ही ये कार आगे बढ़ती है, कुछ टाइम बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बोल्ट फिक्सिंग कुछ हो जाता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में एक पर्सन जो होता है उसकी डेड हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, और दूसरे को बहुत सारी चोट लगती है, बहुत सारी चोट होती है, उसको इंजरीज होती हैं, ठीक है। और अब उसने केस कर दिया है टॉर्ट का, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, केस कर दिया है टॉर्ट का। कोर्ट में क्या हुआ, अब कोर्ट में क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों ने अपनी कंसेंट दे रखी थी। इसको ना ही ड्राइवर ने और ना ही इस गाड़ी के मास्टर ने, जो भी इसका मालिक है, उसने नहीं बोला था कि आप आके बैठिए। तो इन्होंने अपनी कंसेंट दे रखी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ही इसका ड्राइवर लाइबल हुआ और ना ही इस गाड़ी का जो भी जिसकी ये गाड़ी थी, मास्टर था, वो भी लाइबल नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है, कंसेंट मस्ट बी फ्री नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, ठीक है। कंसेंट जो है वो एकदम फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कैसे, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे बाई चांस अगर सपोज ये जो पर्सन है इनसे किसी ने कहा होता है, अगर यहाँ का जो ड्राइवर है उसने बंदूक दिखाई होती, क्या होता है, इसको गन पॉइंट पे ले रखा होता, गन पॉइंट पे लिया होता और कहा कि गाड़ी में बैठ जा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा या तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। तो क्या होता, यहाँ पे इनकी जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती, फ्री कंसेंट नहीं होती। इनको किसी ने धमकी देकर या डरा के धमका के इसमें बिठा रखा है, ठीक है। तो अब अगर हम गन पॉइंट पे लेकर इस ड्राइवर ने इनको कार में बिठाया होता, फिर एक्सीडेंट होता या कुछ भी होता और इसकी जान जाती, तो यहाँ पे लाइबल कौन होता, ड्राइवर या फिर इसका मास्टर, ये लाइबल होते। तो क्या होता है, कंसेंट फ्री होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी फ्रॉड से नहीं ली गई हो। ये भी एग्जांपल अच्छा है, इफ़ यू इनवाइट सम पर्सन टू योर हाउस यू कैन नॉट sue him for trespass। आपने अगर किसी को अपने घर पर बुलाया है तो ट्रेसपास का केस आप नहीं कर सकते हैं। बट when he interferes your premises, but if the visitor goes to the place for which no consent is given, he will be liable for trespass। आपने घर पे बुलाया था इसको, आपने इसको घर पे बुलाया था, ये आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है, ये गेस्ट रूम है, कुछ भी है, ये आपका गेस्ट रूम है, ठीक है। आपने इनको यहाँ पे बिठा दिया, आपने इनको यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे इसका मतलब आपने यहाँ तक की परमिशन दी है। बट ये वहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे आपका बेडरूम है वहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे लॉकर रूम है वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे तो आपने कंसेंट दी नहीं थी, ये कुछ प्राइवेट जगह है घर की, वहाँ पे आपने अपनी कंसेंट नहीं दी थी, बट वो वहाँ पे गए, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेसपास का केस कर सकते हैं, ठीक।
अगला है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ किसके, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। टू अप्लाई वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया 2 points हैव टू बी प्रूव्ड। पहला क्या है, द प्लेंटिफ न्यू दैट द रिस्क इज देयर। पहला, द प्लेंटिफ को ये पता होना चाहिए कि वहां पे रिस्क है। दूसरा, he knowing the same agreed to suffer harm। he knowing the same agrees to suffer harm। और वो इस बात को जानते हुए हार्म के लिए एग्री हुआ हो, इस बात को जानते हुए कि मुझे हार्म होने वाला है, इस बात को जानते हुए कि मुझे हार्म होगा, और फिर भी एग्री हुआ हो अपने हार्म को सफ़र करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का हम डिफेंस ले सकते हैं। पहला, प्लेंटिफ न्यू दैट देयर इज रिस्क। दूसरा, ही नोइंग द सेम एग्रीड टू सफर हार्म, ठीक है। नेक्स्ट एक और केस है इसी से रिलेटेड, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट मीन्स क्या, अनएक्सपेक्टेड इंजरी, ओके। एक्सीडेंट मीन्स अनएक्सपेक्टेड इंजरी, and if the same could not have been foreseen, avoided in spite of reasonable care on the part of the defendant, it is inevitable accident। देखिए हमने क्या कहा, एक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इंजरी। जब ये अनएक्सपेक्टेड इंजरी हुई, कब, जब आपको अनुमान नहीं था और जब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, ठीक, आपने पूरी केयर की, रीजनेबल केयर थी वहाँ पे, ठीक है, फिर भी वो एक्ट हुआ, फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, इनएविटेबल एक्सीडेंट होगा, ठीक है। इसका पहला तो केस लॉ है पद्मावती दुग्गानाई का, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा एक और है श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये भी मजेदार केस है। इसमें क्या होता है, इन दिस केस व्हाइल बस ए बिलोंगिंग टू द यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन reached near a village, a cyclist suddenly came into the front of the bus. It had rained, the road was wet. As the driver applied to brake save the cyclist, the bus skidded on the road, the result of which the rear portion of this bus hit the front portion of the bus B coming from the opposite direction. It was found that time both the bus were being derived at a moderate speed। देखो इसमें होता क्या है, ये एक रोड थी, ठीक है, ये एक गांव, मान लीजिए यहाँ पे एक गांव है, ये बस जो है यहाँ से जा रही थी, यहाँ से एक बस जा रही थी। सडनली क्या हुआ, एक साइकिलिस्ट गांव से इधर से इसके सामने आ जाता है। बस ड्राइवर ने स्पीड धीमी थी, ब्रेक मारे, बट क्या हुआ, रोड ये गीली हुई थी, क्या हुआ था, बारिश हो रखी थी, बारिश हुई थी इसलिए रोड वेट थी। ब्रेक मारे बट बस फिसलती गई। सडनली क्या हुआ, सडनली नहीं मतलब अपोजिट साइड से एक और बस आ रही थी। जब उसने ब्रेक मारे तो इस बस का रेयर साइड, ठीक है, इस बस के दूसरी बस के फ्रंट साइड से क्या होता है, टच हो जाता है, ठीक है, टच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीजनेबल केयर थी, रीजनेबल
केयर थी, गलती यहाँ पे किसी की भी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। And the accident had occurred despite due care on the part of the drivers. The both are the part of the drivers buses of the drivers of both the buses. It was held that the accident has occurred due to inevitable accident, and therefore the defendant corporation was held not liable for the same। वहाँ पे डिफेंडेंट जो भी था वो लाइबल नहीं हुआ। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, an act of God is a legal sense may be defined as extraordinary occurrence of the circumstance which could not have been foreseen and which could not have been guarded against, or more accurately on an accident due to a natural cause, directly and exclusively without human interference, without any human intervention, and which could not have been avoided by any amount of the foresight and pains and care reasonably to be expected of the person sought to be liable for it। इसमें क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीडेंट जो भी क्या होता है, नेचुरल कॉज की वजह से होता है, नेचुरल कॉज की वजह से होता है, और उसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, और जो विच कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड, जो अवॉइडेबल नहीं था, एनी अमाउंट, एट एनी अमाउंट। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है। इसके एसेंशियल्स क्या हैं? पहला है देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ द नेचुरल फोर्सेस, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ द natural forces, the occurrence must be extraordinary, not one which could be anticipated and reasonably guarded against। पहला नेचुरल फोर्सेस होनी चाहिए, वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस होनी चाहिए। दूसरे, जो भी occurrence हुआ है, जो भी हुआ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए केस लॉ है, कौन सा, निकल्स वर्सेस मार्सलैंड। कौन सा केस लॉ, निकल्स वर्सेस मार्सलैंड। इन दिस केस द डिफेंस वाज सक्सेसफुली प्लीडेड, देयर द डिफेंडेंट क्रिएटेड सम एंटिसिपेटेड लेक्स। क्या, देयर द डिफेंडेंट क्रिएटेड सम artificial lakes on his land by damming some natural streams. Once there was an extraordinary heavy rainfall stated to be the heaviest in human memory, as a result of which the embankments of the lakes gave way. The rush of water washed away 4 bridges belonging to the plaintiff. It was held that the defendants were not liable for the loss had occurred due to act of God। क्या हुआ यहाँ पे, डिफेंडेंट जो भी था उसने कुछ लेक्स बना रखी थी, कुछ लेक्स बना रखी थी
इसको नेचुरल स्ट्रीम्स को रोक करके। बट जब बारिश हुई, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ से पानी आना शुरू हुआ कुचले बहुत सारा। उसने क्या किया, प्लेंटिफ के बहुत सारे जो पुल हैं उसने उसको बहा के ले गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट ऑफ गॉड था, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था, ना ही यहाँ पे किसी ह्यूमन का इंटरवेंस था। ठीक है, नेक्स्ट है नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स एन एक्ट कॉजिंग डैमेज इफ डन अंडर नेसेसिटी टू प्रिवेंट ग्रेटर एविल। किसी ग्रेटर एविल को बचाने के लिए अगर कोई छोटा सा रॉन्ग किया जाता है तो वहाँ पे हम नेसेसिटी का जनरल डिफेंस ले सकते हैं। इज नॉट एक्शनेबल इवन दो हार्म वाज कॉज्ड इंटेंशनली। अगर रॉन्ग इंटेंशनली कॉज हुआ हो अंडर नेसेसिटी, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो केसेस होते हैं एक्शनेबल नहीं होगा। ठीक है, इसका जो केस लॉ है वह है कोप वर्सेस शार्प। क्या है, कोप वर्सेस शार्प। द डिफेंडेंट entered the plaintiff's land to prevent the spread of the fire adjoining land over which the defendant's master had the shooting rights, since the defendant's act was considered to be reasonably necessary, safe and came from real and imminent danger. It was held the defendant was not liable for trespass। अगर कोई रॉन्ग बड़े एविल को बचाने के लिए किया जाता है तो वहाँ पे हम नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटरी अथॉरिटी। क्या, स्टेटरी अथॉरिटी। द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट which the legislature authorized or directs, which the legislature authorized or directs to be done. It is not actionable even though it was otherwise. It would otherwise to be taught when an act is done under the authority of an act. It is complete defense and the injured party has no remedy except for claiming such compensation as may have been provided by statute। यहाँ पे केस लॉ है वोगा वर्सेस वोल्डेरेल कॉरपोरेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, ये कुछ पटरियाँ थी, इसके साइड में कुछ लोग रहते थे, और यहाँ पे किसी की लकड़ियाँ थी। जब यहाँ से ट्रेन निकली, इधर से ट्रेन निकली तो स्पार्क हुआ, उसकी वजह से इनको आग लग गई, इसकी वजह से इन लकड़ियों को आग लग गई। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटरी अथॉरिटी। क्यों, क्योंकि ट्रेन को तो अथॉरिटी है चलने के लिए, ट्रेन को अथॉरिटी दी गई है चलने के लिए, तो यहाँ पे ये कंपनसेशन तो क्लेम कर सकते हैं, बट केस टॉर्ट भी है यहाँ पे, लेकिन ये केस नहीं कर सकते हैं, ये टॉर्ट के अंडर केस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इंजर्ड पार्टी हैज नो रेमेडी एक्सेप्ट द क्लेमिंग ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ स्पार्क्स फ्रॉम एन इंजन ऑफ द respondents railway company which had been authorized to run a railway set fire to the appellant's wood adjoining land. It was held that since
respondents had taken proper care prevent the emission of spark and they were doing nothing more than what the statute authorized them to do, they were not liable. They were not liable. Chief Justice of when the legislature has sanctioned the use of particular thing and it is used for purpose of which it was authorized the act, the sanction of the legislature carries with it this consequence that if damage results from the use of such thing, the party using it is not responsible. So friends, आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.